ठीक है, चलिए। Yes, sir. All right, so let's see what we have done by far and let's see what we have to go beyond from here. तो हम लोगों ने हमारा माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया था, हम लोगों ने हमारा क्लोरोप्लास्ट देख लिया था. So yesterday was your okay. ठीक है. So I'll just quickly give you a recap of this and then we'll go beyond this. प्रॉपर रिकैप लेते हैं इस चीज का, जल्द से जल्द यहाँ पे रिकैप लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो कल हमने प्लास्टिज्म में देख लिया था, माइटोकॉन्ड्रिया हम उसके पहले देख चुके थे. प्लास्टिड्स के अंदर हम जानते हैं योर विल हैव सेवरल टाइप्स. यहाँ पे आपके सामने क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको डबल मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे दिख रही है. उसके साथ साथ आपको काफी क्लियरली यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है आपका, यू कैन वेरी क्लियरली सी ओवर हियर समथिंग लाइक योर ग्रेना. आपको यहाँ पे ग्रेना काफी क्लियरली आपको देखने के लिए मिल रहा है. And this grana is made up of your thylakoids. So यहाँ पे आपको ग्रेना दिख रहा है और यहाँ पे आपके thylakoids वहाँ पे आपको लग रहे हैं. स्ट्रोमा आपको यहाँ पे दिख जाता है, जो फ्री स्पेस वहां पे आपकी है वो है आपका स्ट्रोमा. और स्ट्रोमा जो जगह है आपकी वहां पे आपका होगा डार्क रिएक्शन, जिसे आप इवन कह सकते हो एज अ केल्विन साइकिल. ग्रेना जो आपका यहाँ पे रहेगा ये वो साइड होती है जहां पे आपका रहेगा लाइट रिएक्शन. बीइंग मोर प्रिसाइज आपके थैलाकोइड मेम्ब्रेन में आपका लाइट रिएक्शन यहाँ पे होगा. तो इतना स्ट्रक्चर आपको याद है, इतना स्ट्रक्चर आपको याद रखना है क्लोरोप्लास्ट के बारे में. इसके बाद हमने बात किया था कि यार प्रोप्लास्टिड जो होता है वो आपका लाइक सबसे पहला प्लास्टिड होता है जो आपको सेल के अंदर मिलता है. अब एज पर द रिक्वायरमेंट ये कन्वर्ट होता है इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के अंदर. जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आपका कन्वर्ट होगा. मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा, ये तो आप जानते हो. उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे आपका लाइक क्रोमोप्लास्ट यहाँ पे क्या करता है, इट्स गोइंग टू इम्पार्ट द कलर. यहाँ पे एक कलर देगा क्रोमोप्लास्ट. तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा. आपने देखा होगा जो आपके टमाटर होते हैं वो इनिशियली ग्रीन कलर के होते हैं और फिर बाद में वो कन्वर्ट होते हैं रेड के अंदर. अगर कभी आपने टमाटर का पेड़ देखा होगा ऑब्वियसली किसी ना किसी ने ग्रीन कलर, राइट, एंड देन लेटर इट विल टर्न इनटू रेड. तो उसमें क्या होता है, टमाटो के अंदर क्या होता है. सो अगर मैं टमाटो की बात करूंगा तो उसमें क्या होगा, जब वो ग्रीन होता है तो उसकी स्किन के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट एंड दैट क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट्स इनटू योर पर्टिकुलर क्रोमोप्लास्ट. तो कई बार क्या होता है टमाटो के अंदर, मतलब टमाटो के अंदर यही होता है that you will have the chloroplast आपका, और वो जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो कन्वर्ट होता है आपका into your chromoplast. That will convert into your chromoplast और इसलिए आपको वहां पे रेड कलर देखने के लिए मिलता है. क्योंकि क्रोमोप्लास्ट कैन हैव पिगमेंट्स, क्रोमोप्लास्ट के पास पिगमेंट्स हो सकते हैं जो आपको रेड कलर दे सके. तो ये चीज आपको यहाँ पे आ जाती है कि आपको जो क्लोरोप्लास्ट होता है दैट विल कन्वर्ट इनटू योर क्रोमोप्लास्ट और फिर आपको वहां पे रेड कलर का पिगमेंट देखने के लिए मिलेगा. ये सेम चीज कई बार आपके चिलीज के साथ भी होती है. अगर आप चिली, आपकी जो रेड चिली होती है ना, जो लाल मिर्च होती है, वो भी एक्चुअली पहले ग्रीन ही होती है, वो बाद में रेड हो जाती है. तो उसके अंदर भी आपको क्लोरोप्लास्ट आपका क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है. ठीक है, तो टमाटो आप एक एग्जांपल यहाँ पे याद रख सकते हो, ये आप सबने बिल्कुल देखा रहेगा. सो दैट इज समथिंग यू कैन रिमेंबर. नाउ आफ्टर दिस वी हैव डन दिस ल्यूकोप्लास्ट. हमने क्या था याद रखना, स्टोरेज इनका काम होता है. इसमें आपको कोई भी पिगमेंट नहीं मिलेगा. मैं मेंशन वापस यहाँ पे कर रहा हूँ, यू विल फाइंड नो पिगमेंट्स ओवर हियर. पिगमेंट आपको यहाँ पे मिलना कोई नहीं है क्योंकि इनका काम होता है सिर्फ स्टोरेज करना. अमाइलोप्लास्ट स्टार्च करता है, इलियोप्लास्ट आपको ऑयल्स एंड फैट्स करेंगे, इलियोप्लास्ट करेंगे आपका प्रोटीन. इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है. तो यहाँ पे आपका जो पार्ट है प्लास्टिड्स वाला, ये हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं. सेमी ऑटोनोमस आपका होता है एंड एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी इसके लिए लाइक हम लाइक यूज कर सकते हैं अलॉन्ग विद योर माइटोकॉन्ड्रिया. सो ये आप सब जानते हो, ये सब हम कर चुके हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट ऑर्गेनेल क्विकली. That is going to be your ribosomes. So let's jump onto your ribosomes. Hi, good evening. Someone who has just joined in. All right. तो जब हम राइबोसोम्स की बात करते हैं, राइबोसोम्स हम ऑलरेडी एक बार थोड़ा बहुत देख चुके हैं. तो अगर मैं राइबोसोम्स की बात करूंगा और मैं बात करता हूं अगर प्रोकैरियोट्स की, तो इसमें कौन सा राइबोसोम मुझे मिल जाएगा? 80s 80s नहीं बोलना है प्रोकैरियोट्स के अंदर. 70s राइबोसोम्स सॉरी सर, हाँ मिल जाएंगे. जिसमें आपका जो लार्जर यूनिट होगा उसका क्या होगा नंबर, उसका क्या होगा? 50s. पक्का 50. ठीक है 50s. और जो स्मॉलर वन होगा उसका क्या होगा? स्मॉलर यूनिट का 30s. 30s. स्मॉलर यूनिट इज गोइंग टू बी 30s. यस. तो प्रोकैरियोट्स के अंदर आपके जो राइबोसोम होते हैं याद रखना, दे आर गोइंग टू बी 70s
इसके दो यूनिट होते हैं, एक होता है आपका लार्जर यूनिट और एक होता है आपका स्मॉलर यूनिट। लार्जर यूनिट आपका यहाँ पे होगा 50s का और आपका जो स्मॉलर यूनिट यहाँ पे होगा वो होगा आपका यहाँ पे 30s का। अब 70s राइबोसोम आपको और कहीं भी देखने के लिए मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं और 70s राइबोसोम देखने के लिए हमें? माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मुझे मिल जाएंगे और लाइसोसोम के अंदर मिल जाएंगे। लाइसोसोम में नहीं मिलेंगे मुझे 70s राइबोसोम्स? यस सर। यस सर। यस सर। क्या बोल रहे हो? लाइसोसोम्स में नहीं मिलते 70s राइबोसोम्स। यस सर। सर लाइबोसोम में खुद ही बोलना है तुमने यस करके। सर लाइबोसोम में नहीं मिलते। हाँ तो ऐसे बोलो, इंटरप्ट करो, बोलो प्लास्टिड। सर। कल उठ के मैंने तुम्हें बताना है कि बैक्टीरिया के पास 3 न्यूक्लियस होते हैं, तुम लोग लिख लोगे वहां पे, ऐसे नहीं करना है। सो लाइसोसोम में नहीं होता, ये आपको मिलेगा इन द वैक्यूल्स के अंदर मिलेंगे आपको 70s राइबोसोम्स। अब तो सही है ना? यस सर। यस नो सर। सर। people are so No, sir. difficult at times। वैक्यूल्स में भी नहीं होते बेटा। 70s राइबोसोम आपको मिलेंगे इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन योर क्लोरोप्लास्ट। और किसी चीज में आपके 70s राइबोसोम्स नहीं मिलेंगे। ये दो ही चीजें आपकी होती है बेटा, यू विल हैव अ माइटोकॉन्ड्रिया एंड यू विल हैव अ क्लोरोप्लास्ट। ये होते हैं जिसके अंदर आपको 70s राइबोसोम मिलेंगे बेटा। ये सब बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। अभी भी तो हमने किया था माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट 2 दिन पहले, 1 दिन पहले। तो 70s राइबोसोम्स उसके अंदर मिलेंगे। इन सब के अंदर आपको राइबोसोम्स नहीं मिलते, प्लीज याद रखना। अगर आप एक यूकैरियोटिक अगर आप सेल को देखते हो ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ही ऑर्गेनेल्स है जिसके अंदर आपको 70s राइबोसोम्स मिल सकते हैं, ठीक है। और किसी भी ऑर्गेनेल के अंदर आपको 70s राइबोसोम्स आपको नहीं मिलेंगे। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग वेरी 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 क्लियरली। इसको लेके आपकी मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, राइट। समथिंग इशू इज हैपनिंग टू नेहा क्या? No. In case if you have any kind of question, please go ahead and ask your questions. हाँ, अच्छा नहीं नेहा तो है, Yes sir. ठीक है, all right. So this is something you have to know over here. ये पता चल रहा है सबको यहाँ पे क्या हो रहा है, या वापस कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग सब लोग? Yes sir. Yes sir. Yes sir. ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी प्रोकैरियोट्स। याद रखना 70s राइबोसोम इसके अंदर आपको मिल जाना है प्रोकैरियोट्स के अंदर। उसके साथ साथ याद रखना ये वाला पार्ट भी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट विल आल्सो हैव द 70s राइबोसोम्स। अगर हम बात करते हैं हमारे यूकैरियोट्स की, लेट्स टॉक अबाउट योर यूकैरियोट्स। अगर मैं यूकैरियोट्स की यहाँ पे बात करूंगा, सो यूकैरियोट्स के अंदर आपको कौन से टाइप के राइबोसोम्स आपको दिख जाएंगे? ATS। यहाँ पे जो आपको राइबोसोम दिखने हैं वो आपके होंगे यहाँ पे ATS वाले, राइट, ट्रू। ATS के राइबोसोम्स होंगे और जो लार्ज यूनिट आपका यहाँ पे होगा वो कितने साइज का होगा? 60। याद रखना लार्ज यूनिट जो आपका यहाँ पे वो रहेगा आपका 60s का, और जो आपको जो स्मॉलर यूनिट जो आपके यहाँ पे रहेगा वो रहेगा 40s का। हाँ, देखो कभी भी ये प्लस करने की कोशिश मत करना, ये ऐसे नहीं काउंट किया जाता, ठीक है। तो 60s प्लस 40s जो आपका बनता है यहाँ पे वो आपका एक्चुअली होता है यहाँ पे ATS इन योर इज गोइंग टू द राइबोसोम का आपका यूनिट, और वो आपको मिलेगा आपके यूकैरियोट्स के अंदर। अब ये जो राइबोसोम होंगे वो आपको कहाँ कहाँ मिल जाएंगे? एक तो आपको मिल जाएगा RER के अंदर, आपको मिल जाएगा वहां पे लगा हुआ आपको मिल जाएगा, राइट। और आपको इवन मिलेगा ऑन द साइटोप्लाज्म, इन द साइटोप्लाज्म जो फ्रीली फ्लोट कर रहे होंगे। कई सारे राइबोसोम्स आपके साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोट करते हैं, तो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सो साइटोप्लाज्म के अंदर आपको ये फ्रीली मूव करते हुए आपको दिख सकते हैं, अगर आप कभी आप ऑब्जर्व करते हो तो, राइट। आपको क्या लगता है अगर आप स्कूल के माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो क्या आपको दिख जाएंगे ये राइबोसोम्स? क्लास एम आई बनो? नो सर। नहीं दिखेंगे? सर देख सकते हैं अगर देखेंगे। मतलब आपका कहना ये कि अगर नहीं दिखेंगे। हाँ जी बताइए। अच्छा अगर कोई नो कह रहा है तो फिर कैसे देख सकते हो आप इन लोगों को? लाइक क्या इंस्ट्रूमेंट मैं यूज कर सकता हूँ इन्हें देखने के लिए? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। हाँ जी बेटा, यू कैन यूज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करके आप इन्हें ऑब्जर्व कर सकते हो। अपने स्कूल वाला जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो इनफ नहीं रहेगा, इसलिए अपने टीचर को फोर्स मत करना कि नहीं मुझे तो राइबोसोम देखना है, ऐसे नहीं करना। वो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नीचे आप देख सकते हो, आप वैसे नहीं देख सकते। सो याद रखना राइबोसोम्स इन यूकैरियोट्स आर गोइंग टू बी ATS एंड प्रोकैरियोट्स आर गोइंग टू बी लाइक योर 70s। इतना तो आप लोग जानते हो। रोल क्या होता है राइबोसोम?
मुझे चैट में आंसर कर दो, रोल क्या होता है राइबोसोम्स का, रोल राइबोसोम्स का आप चैट में आंसर कर दो फटाफट सब लोग। व्हाट कैन बी द पोटेंशियल राइबोसोम, आंसर इन द चैट। सर हाँ जी बोलिए। डिम्पल का शायद क्वेश्चन है, इसमें बड़ी देर से हैंड रेज कर रहा है। अरे इसमें दिस हैंड रेज किया है, just wait a minute, there's some issues on my end I guess। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ जी बेटा, अब आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज Yes, sir. आवाज तो सबको आ रही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऑलराइट ओके, ठीक है मुझे आंसर दिख रहे हैं यहाँ पे सबके। हाँ जी, और है, अरे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया करो आप, हैंड रेज करने की आपको जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, आंसर कर सकते हो, जो भी करना है लाइक क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ जी ठीक है, सो यस आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है, और आंसर बिल्कुल आपका लोगों यहाँ पे सही है, दैट इज गोइंग टू बी प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस आपका रोल होता है आपके राइबोसोम्स का, सो राइबोसोम्स विल हैव अ रोल टू प्ले, दैट इज गोइंग टू बी प्रोटीन सिंथेसिस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। नाउ राइबोसोम की जो हम बात करते हैं यहाँ पे फटाफट कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स, राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स, या आपके मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स आपके यहाँ पे होते हैं, प्लीज ये चीज रखना कि इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन आपको नहीं मिलने वाली, ठीक है। सेकेंड चीज आपका जो हाँ जी बेटा बोलिए, आवाज कट रही है आपकी लेकिन बोलिए। गुड इवनिंग। अच्छा गुड इवनिंग, ठीक है। हाँ अब आपको याद रखना है कि राइबोसोम बने किससे होते हैं, आपको याद रखना है राइबोसोम दो चीज से यहाँ पे बने हुए होते हैं, एक होता है आपका आरआरएनए प्लस प्रोटीन। सो आरआरएनए प्लस प्रोटीन आपका बनाता है आपके लिए राइबोसोम, याद रखिएगा ये चीज, आरआरएनए प्लस प्रोटीन आपका यहाँ पे राइबोसोम बनाता है। आरआरएनए को कहा जाता है यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए, इसका जो पूरा नाम है वो है राइबोसोमल आरएनए, याद रखना। सो आरआरएनए का जो रियल नाम होता है वो होता है राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए का रियल नाम क्या होता है? Messenger RNA. हाँ जी राइट, इसका नाम होता है आपका मैसेंजर आरएनए। क्या करता है मैसेंजर आरएनए? मैसेज को लेके जाता है, डीएनए बनाता है, डीएनए में से एमआरएनए बनता है बेटा, फिर उसके बाद क्या बनता है? Protein. बताता Protein. बताता। प्रोटीन। हाँ जी राइट 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 बिल्कुल, फिर उसको यूज करके हम लोग प्रोटीन बना सकते हैं, ट्रू। तो ये दो आरएनए आपको मालूम है, एक और होता है टीआरएनए जो हम बाद में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, याद रखना। लेकिन आरएनए राइबोसोम इज मेड अप ऑफ आरआरएनए प्लस सम प्रोटीन, ये दोनों जब मिलते हैं इन दोनों को मिला के आप ये बनाते हो आपका राइबोसोम। तो अगर कोई पूछे कि राइबोसोम की रेसिपी क्या है तो आपको दो चीज याद रखनी है, आरआरएनए प्लस प्रोटीन, इन दोनों को मिक्स करके आप बनाते हो आपके राइबोसोम, ठीक है। तो कंटेन आरएनए एंड प्रोटीन। अब यहाँ पे देखते हैं, इन यूकैरियोट सम आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एंड सम आर अटैच्ड टू ईआर। ये आप लोग जानते हो कि कुछ घूम रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर और कुछ आपके ईआर से अटैच होते हैं, ये दोनों ही आप जानते हो, ये दो टाइप्स आपके क्या होते हो आप यहाँ पे जानते हो। एंड देन यू हैव दिस पार्ट, ये जो पार्ट है इसमें देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियोलाई आर द इज अ स्पेशलाइज्ड रीजन इन द न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियोलाई आपका यहाँ पे है, ये बेटा वो जगह जहां पे आपका राइबोसोम बनता है। अगर कोई पूछे कि राइबोसोम बनता कहाँ पे है, देन आंसर इज गोइंग टू बी न्यूक्लियोलाई। सो न्यूक्लियोलाई वो जगह है बेटा जहां पे आपका राइबोसोम बनता है, और ये आपको मिलता है न्यूक्लियस के अंदर। मोनिका इज सेइंग समथिंग, मैं कुछ दिन क्लास नहीं लगा, कोई बात नहीं बेटा मोनिका, आई होप आप अभी ठीक हैं एंड यू आर डूइंग वेल राइट नाउ। एंड ऐसा कुछ हो ना बेटा कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा कुछ पोर्शन मिस हो गया, देन वी कैन डू दैट ऑन संडे। अगर आप पॉसिबल होता है आपके लिए, देन इन द संडे वी कैन हैव अ एक्स्ट्रा क्लास एंड वी कैन डू द थिंग्स व्हाट वी हैव डन बाय फार, ठीक है। वी कैन जस्ट गो थ्रू दोस थिंग्स क्विकली। ये आपको बाकी लोगों को भी आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि यार मेरा कुछ मिस हो गया स्कूल की वजह से, क्लास की वजह से, लाइक ट्यूशन या आपके एग्जाम की वजह से, देन वी कैन डू दैट ऑन संडे एट टाइम्स, राइट, इन द मॉर्निंग वी कैन डू दैट थिंग एंड वी कैन रैप अप ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। ऑलराइट, न्यूक्लियोलाई आपका जो यहाँ पे रहेगा, याद रखना ये एक रीजन है न्यूक्लियस के अंदर जहां पे आपका बनाया जाता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आपके यहाँ पे बनाए जाएंगे, ठीक है। कोई मुझे बताएगा कि लाइसोसोम्स कौन बनाता है? लाइसोसोम बनाता है, बहुत बढ़िया, यस, दैट इज मेड बाय माय गोल्गी apparatus इज गोइंग टू मेक दैट थिंग, बिल्कुल सही। वैसे ही आपका जो न्यूक्लियोलाई आपका होता है यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर, ये होते हैं एक जगह जिसको हम बाद में वापस देखेंगे,
जब हम न्यूक्लियस को पढ़ेंगे वो बनाते हैं आपके यहाँ पे राइबोसोम्स, इनका काम होता है राइबोसोम्स बनाने का। ठीक है, ये कुछ चीजें लिखी हुई है जो एनसीईआरटी में भी है जो आपको याद रखनी है। राइबोसोम्स आर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज प्लाडे। सो जॉर्ज प्लाडे ने इसको पहली बार देखा था 1953 के अंदर, काफी साल पुरानी बात हो गई है, तो ऑलमोस्ट 50-70 ईयर्स पुरानी बात होगी, ऑलमोस्ट 70 ईयर्स पुरानी बात होगी, तब राइबोसोम्स को देखा गया था। ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, इतना चीज आपको याद रखना है राइबोसोम्स के अंदर। सिंपल है राइबोसोम्स, यहां तक समझ आ रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. सिंपल है ये तो, बस एक चीज याद रखना इसके अंदर, ये प्रोटीन बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। इतना तो आप लोग जानते हो कि प्रोटीन बनाने समय क्या होगा, आपका एक लार्ज यूनिट होगा, आपका एक स्मॉलर यूनिट होगा, और उसके बीच में कौन बैठेगा? mRNA. बिल्कुल सही, उसके अंदर आपको mRNA आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यू विल गेट टू सी अ mRNA ओवर हियर, एंड देन यू विल फाइंड कि प्रोटीन बनना फिर वो उसके बाद चालू होता है। ठीक है, अच्छा किसी को मालूम है क्या प्रोटीन बनाने के लिए क्या लगता है? अगर मुझे प्रोटीन बनाना हो तो मुझे क्या चाहिए होता है? अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं। यस सर। दिव्यांशी याद आ रहा है कुछ? यस सर। अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, एटलीस्ट बोल देते हैं मोनोमर, लगता है सर मोनोमर। इसके मोनोमर अमीनो एसिड है। हाँ, सो अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं आपके प्रोटीन बनाने के लिए। अब बात यहाँ पे ये है कि यार अमाइनो एसिड जो आपके लगते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, उन्हें पकड़ के लाता कौन है? उन्हें पकड़ के लाता है आपका टीआरएनए। तो आपने सुना होगा एक और आरएनए होता है जिसको हम कहते हैं टीआरएनए, जिसका नाम होता है ट्रांसफर आरएनए, इसका नाम होता है ट्रांसफर आरएनए। तो कई बार बच्चे नाम तो बोल देते हैं कि यार इसका नाम है ट्रांसफर आरएनए, बट इसका काम नहीं जान पाते कि यार ये कर क्या रहा है। तो याद रखना टीआरएनए जो आपका है उसका काम होता है अमाइनो एसिड को पकड़ के लाना, ताकि उन सबको जोड़ के आप बना सको अपना प्रोटीन। दैट इज व्हाट टीआरएनए इज नोन फॉर। इसका काम होता है जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं आपके न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के अंदर, उनको पकड़ पकड़ के लाता है एंड उनको हेल्प करता है जोड़ने में, एंड देन द प्रोटीन कैन बी फॉर्म। सो प्रोटीन बनाने के लिए जो आपको चाहिए होते हैं अमाइनो एसिड, उनको पकड़ के लाएगा मेरा टीआरएनए। पता चल रहा है ये वाला पार्ट? यस सर। Yes, sir. अगर लग रहा है ना कि कुछ फास्ट जा रहा है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, देन प्लीज लेट मी नो, देन आई कैन रिपीट दैट थिंग अगेन। प्लीज बता दिया करो ताकि मैं उस चीज को रिपीट कर दूंगा। ऑलराइट, ठीक है। सो यहाँ पे आपका राइबोसोम हो गया, आपको इतना रखना है। इसमें 2-3 की पॉइंट्स है, जैसे आपका न्यूक्लियर में आपका राइबोसोम बन रहा है, राइबोसोम के साइज क्या होता है, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, एंड या दीस आर थिंग्स यू हैव टू नो अबाउट द राइबोसोम्स, दैट्स इट। अब यहाँ पे जो आपको जो मैंने पिक्चर यहाँ पे लगा के रखी हुई, ये पिक्चर थोड़ी सी डीप है, राइट? डीप मतलब क्या? अगर आप इसे देखोगे ना कि यहाँ पे 70s राइबोसोम है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम यहाँ पे लिखा हुआ है, सो ये 70s है। 70s में ऊपर 50 है, नीचे आपका 30 है। यहाँ पे डीप नहीं है, डीप वाला पार्ट है कि अंदर ये क्या लगा हुआ है। तो अंदर जो ये लगा हुआ है ये बेसिकली आपका आरआरएनए है। आरआरएनए के भी यहाँ पे लाइक यूनिट्स है 23s 5s, इसको आपको फिलहाल इग्नोर करना है। इस चीज को आप फिलहाल इग्नोर करो, ये आप इस चीज को आप समझोगे जब आप 12th में आओगे, तब समझना कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत याद रखना है, वो भी आप 12th में आओगे तब उसे आप देखोगे। फिलहाल आपको जो बताया था पिछले स्लाइड्स के अंदर वही आपको याद रखना है। ये स्लाइड बताने का रीजन ये है कि आपको आइडिया लगे कि यार कितने प्रोटीन यूज किए जाते हैं। तो 70s बनाने के लिए आप अराउंड 31 प्रोटीन्स को यूज कर रहे हो। 70s राइबोसोम बनाने के लिए आप 31 प्रोटीन को यूज कर रहे हो लार्जर यूनिट के लिए, और 21 प्रोटीन लगते हैं स्मॉलर यूनिट को बनाने के लिए। सो दैट इज समथिंग अगेन, ये आपको याद नहीं रखना है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए ये स्लाइड यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, बाकी आपको जो याद रखना है वो पहले वाले स्लाइड पे था, 70s 80s किससे बने हुए थे वो आपको याद रखना है। ठीक है, सो दिस आर द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स ओवर हियर, राइट? नाउ वी कैन जंप ऑन टू समथिंग एल्स। हमने यहाँ पे कर लिया, अब हम हमारा चालू करते हैं समथिंग नोन एज योर साइटोस्केलेटन। जब भी आपके सामने ये टर्म आए, आज अभी या कभी भी अगर आपके सामने टर्म आता है, याद रखना साइटोस्केलेटन आपके सामने टर्म आता है तो आप बोलेंगे रूट्स ऑफ सेल। ये चीज आप पहले बोले, इट दे आर माय रूट्स ऑफ सेल। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, मैंने ये टर्म यहाँ पे क्यों लिखा। होता क्या है ना, एक सेल के अंदर आप कुछ ना कुछ अंदर के अंदर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हो। समझो एक प्रोटीन को मुझे न्यूक्लियस से भेजना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, या ईआर से मुझे भेजना है टुवर्ड्स द लाइसोसोम, या उसे भेजना है मुझे लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई चीज मुझे लानी है टुवर्ड्स द ईआर। ये जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है आपका सेल के अंदर के अंदर, वो करने के लिए आपको चाहिए वहां पे रोड, और जो वहां पे रोड होता है वो बनता है आपका साइटोस्केलेटन से। तो साइटोस्केलेटन का काम जो होता है ट्रांसपोर्ट करना चीजों का अंदर के अंदर। इवन अगर कुछ बाहर भेजना हो आपको, सेल के बाहर अगर आपको भेजना हो तो उसे मेम्ब्रेन तक तो पहुंचना पड़ेगा ना, तो वो भेजने के लिए भी आपको जो पाथवे जो आप यूज करते हो
दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द साइटोस्केलेटन। तो याद रखना एक चीज, काफी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज, कि अंदर जो भी आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो सेल के अंदर, जो भी आप आसपास ट्रांसपोर्ट कर रहे हो या टुवर्ड्स द ऑर्गेनल, या इवन अगर आप कोई ऑर्गेनल को मूव कर रहे हो, अगर समझो एक लाइसोम कहीं पे खड़ा है कोने में, उसे अगर चल के आना है न्यूक्लियस के पास, तो इवन जब वो ट्रैवल करके आएगा ना, तो वो ट्रैवल करने के लिए यूज करेगा साइटोस्केलेटन, वो इसे यूज करके आगे बढ़ेगा। सो इसलिए हम कहते हैं इट्स अ रोड ऑफ सेल, इट्स अ रोड्स ऑफ सेल, जिसे यूज करके आप इधर से उधर कर सकते हो सेल के अंदर। ठीक है, तो एक ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट दे आर कॉल्ड एज अ रोड्स ऑफ सेल। उसके अलावा आप एक और चीज याद रख लो यहाँ पे, दे प्रोवाइड shape to the cell, they provide shape to the cell। एक सेल को वेल डिफाइंड शेप चाहिए होता है, हर एक सेल को एक वेल डिफाइंड शेप चाहिए होता है, वो आपका साइटोस्केलेटन प्रोवाइड करता है। कुछ सेल्स होते हैं जिनको क्यूबुलर होना पड़ता है, कुछ सेल्स आपके होते हैं जिनका कोई शेप नहीं होता, जैसे आपका मैक्रोफेजेस आपके हो गए। कुछ सेल्स होते हैं जिनको बिल्कुल ही लाइक आपका ऐसे ओवल होना पड़ता है। तो ये जब सेल्स के शेप है ना, ये मेंटेन कौन करता है? साइटोस्केलेटन। ये काम भी वो करता है। It provides the shape to the cell and helps maintain that। सेल का शेप चेंज नहीं होता टाइम के साथ साथ, क्यों? बिकॉज यू हैव साइटोस्केलेटन। ठीक है, सो यू हैव अ वेल डिफाइंड शेप की तरह ये काम कर रहा है आपको। उसके साथ साथ इसे हम इवन यूज कर रहे हैं एज अ रोड्स ऑफ सेल। तो पहले तो ये दो पॉइंट आप बिठा लो दिमाग में, ताकि बाकी चीजें समझने में आपको यहाँ पे आसानी होगी। क्या ये दो पॉइंट्स यहाँ पे आपको क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. आफ्टर दिस व्हाट यू कैन सी ओवर हियर ना, जब भी आप बात करते हो साइटोस्केलेटन की, आपको यहाँ पे 3 प्रोटीनेशियस फाइबर के नाम आपको यहाँ पे याद रखने पड़ते हैं। एक होता है आपका माइक्रोट्यूब्यूल, एक आपका रहेगा यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा आपका यहाँ पे रहेगा माइक्रोफिलामेंट, सेकेंड वन इज गोइंग टू बी योर माइक्रोफिलामेंट, और जो थर्ड वन आपका यहाँ पे रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो एक 3 टाइप के प्रोटीन फिलामेंट्स आपको मिल जाते हैं आपके सेल के अंदर। दे कलेक्टिवली फॉर्म द साइटोस्केलेटन। तो अगर कोई आपको पूछता है क्या साइटोस्केलेटन में आपको कौन से 3 टाइप के आपको फिलामेंट्स आपको मिल जाते हैं, देन आप बोल सकते हो एक तो होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, और एक होता है आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट। अगर आप ये पिक्चर देखोगे थोड़ी सी ध्यान से, तो यहाँ पे आपको एक तो व्हाट यू से पिंक कलर की कुछ लाइंस आपको यहाँ पे दिख रही है पूरे सेल की तरफ जाते हुए, दैट इज गोइंग टू बी योर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स जो काफी बड़े भी होते हैं, राइट। देन आपका जो सेल मेम्ब्रेन से जो लगा हुआ है ब्लू कलर की कुछ आपको यहाँ पे ब्रांचेस वाले आपको धागे दिख रहे हैं ब्लू वाले, दे आर गोइंग टू बी माय इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं ना, ये सेल मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, सो यू कॉल देम एज अ इंटरमीडिएट फिलामेंट। और माइक्रोफिलामेंट अगर आप देखोगे तो पर्पल कलर के आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, पर्पल कलर के आपको माइक्रोफिलामेंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, जो सबके बीच में कनेक्शन बना रहे हैं। मैं कह सकता हूँ दैट माइक्रोफिलामेंट सबके बीच में यहाँ पे कनेक्शन बना रहा होता है। तो ये जो आपको सामने दिख रहे हैं, ये जो 3 चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है, दे आर माई रोड्स ऑफ सेल। इनको यूज करके सेल कैन डू इट्स ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल एंड इवन ऑर्गेनल्स इसके ऊपर मूव कर सकते हैं, और आप इसके थ्रू आप सेल को शेप भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा और देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। जब भी हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन की, याद रखना इट्स अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंट व्हिच फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ सेल। सो काफी सारा नेटवर्क आपको यहाँ पे दिख रहा है व्हिच इज फॉर्मिंग द फ्रेमवर्क ऑफ योर सेल। दे आर आल्सो नोन एज रोड्स ऑफ सेल एंड दे हैव अ 3 वेल डिफाइंड फिलामेंटियस स्ट्रक्चर, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये 3 टर्म्स याद रखना, दे कलेक्टिवली बिकम अ पार्ट ऑफ, ये कलेक्टिवली बन जाते हैं पार्ट ऑफ योर साइटोस्केलेटन। सो दैट्स समथिंग यू हैव टू नो। एंड या ओके, आफ्टर दिस यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, एक एक फिलामेंट को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इसको हम लाके यहाँ पे देख लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल जो आपके होते हैं, अगर कोई आपको पूछे कि माइक्रोट्यूब्यूल जो आपका जो फिलामेंट है वो बना किससे है, तो आप बोलोगे ट्यूबुलिन। माइक्रोट्यूब्यूल इज अ फिलामेंट जो आपका बना होता है आपके ट्यूबुलिन से। तो इसका जो मोनोमर होता है वो आपका यहाँ पे होता है ट्यूबुलिन। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस ना, कि आपके यहाँ पे कई सारे ऐसे ट्यूबुलिन आएंगे और एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। तो ये एक सर्कल जो है वो एक ट्यूबुलिन है, ये सब आए एक दूसरे से अटैच होते हैं और अल्टीमेटली बनाते हैं आपका माइक्रोट्यूब्यूल। अल्टीमेटली फॉर्म द माइक्रोट्यूब्यूल। सो माइक्रोट्यूब्यूल को अगर बनाना होगा तो आपको चाहिए ट्यूबुलिन। अगर मैं माइक्रोट्यूब्यूल को ब्रेक करूंगा तो मुझे मिलेगा ट्यूबुलिन। ये भी समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन।
ट्यूबुलिन फॉर्म्स अ पॉलीमर नोन एज अ प्रोटोफिलामेंट, दैट्स द सेम थिंग। इनका फंक्शन क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन होता है गिव सेल वेल डिफाइंड शेप। ये सेल को एक वेल डिफाइंड शेप दे रहा है। हर एक सेल को एक वेल डिफाइंड शेप चाहिए होता है बेटा, याद रखना, वो काम आपका कर रहा है यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल, राइट। उसके अलावा अगर आप कभी सीलिया या फ्लैजेला को अगर आप पढ़ोगे, समझो अगर मैं आपके हाथ में सीलिया देता हूं और आप उसे कट करके अगर ऑब्जर्व करते हो अंडर द माइक्रोस्कोप, उसके अंदर भी आपको माइक्रोट्यूब्यूल देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आपको जो सीलिया और फ्लैजेला होता है उसके अंदर भी आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। सो सीलिया एंड फ्लैजेला, विद इन सीलिया एंड फ्लैजेला वी गेट टू सी माइक्रोट्यूब्यूल। तो याद रखना, अगर मैं आपको कभी कोई एनिमल देता हूं जिसके अंदर फ्लैजेला है, समझो अगर कोई मैं आपको प्रोटोजोन देता हूं जिसके अंदर फ्लैजेला है, और अगर आप उस फ्लैजेला को ऑब्जर्व करोगे निकाल के, यू विल गेट टू सी माइक्रोट्यूब्यूल्स इन दैट, राइट। सेम थिंग मैं कह सकता हूँ सीलिया के लिए। तो इतना ही आपको याद रखना है, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप याद रखें कि ये माइक्रोट्यूब्यूल बना हुआ होता है ट्यूबुलिन से, ये एक चीज याद रख लो। दूसरी चीज, इसके काम क्या होता है, राइट। दिस इज समथिंग व्हिच कैन प्ले अ रोल इन वेल डिफाइंड शेप एंड यू आल्सो गेट टू सी देम इन सीलिया एंड फ्लैजेला। क्या ये वाला पार्ट सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. राइट। सो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। आफ्टर दिस नेक्स्ट वन आपके यहाँ पे आएगा माइक्रोफिलामेंट। अच्छा, माइक्रोफिलामेंट का यहाँ पे डायमीटर लिखा हुआ है 6 to 8 नैनोमीटर। ये अब एग्जाम में आपको आएगा नहीं, लेकिन आप इतना याद रख सकते हो कि कौन सा सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा बेसिकली ये होता है, इसका जो डायमीटर होता है वो आपका होता है 20 to 25 नैनोमीटर। ये रहेगा डायमीटर आपके माइक्रोट्यूब्यूल का। सो अगर देखा जाए तो डायमीटर वाइज ये सबसे ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। इसे देखते हैं फटाफट। माइक्रोफिलामेंट में आपको मिलते हैं कौन से मोनोमर? एक्टिन मोनोमर। सो माइक्रोफिलामेंट जो बना हुआ होता है वो बना हुआ होता है विद द एक्टिन मोनोमर, मतलब कई सारे एक्टिन आएंगे। सो समझो ये आपका एक सिंगल एक्टिन है, दिस इज योर सिंगल एक्टिन। ऐसे कई सारे एक्टिन आके एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे एंड दे विल फॉर्म योर माइक्रोफिलामेंट। जोड़ के बनाना है अपना माइक्रोफिलामेंट। सो दैट इज गोइंग टू बी द माइक्रोफिलामेंट। ठीक है। नाउ फंक्शन यहाँ पे देखते हैं। फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोटिलिटी ऑफ द सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स। सेल की मोटिलिटी मतलब क्या? अगर सेल को मूव करना हो इधर से उधर, वो करने के लिए भी ये माइक्रोफिलामेंट हेल्प करते हैं, राइट। इवन जो ऑर्गेनल्स हैं सेल के अंदर, जो समझो माइटोकॉन्ड्रिया को इधर से उधर जाना है, लाइसोसोम्स को इधर से उधर जाना है, उनको भी मूव करने के लिए वो लोग यूज करेंगे माइक्रोफिलामेंट को, राइट। लोकोमोशन इज एसेंशियल इन इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स के लिए लोकोमोशन काफी जरूरी होता है, क्योंकि इनका काम होता है थ्रू आउट द बॉडी घूमना और ढूंढना किसी चीज को जो बाहर से आई हो। फॉर एग्जाम्पल आपके मैक्रोफेज आप ले लो, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका आएगा मैक्रोफेजेस का। अब जो मैक्रोफेजेस जो आपके होते हैं ना, वो आपके जो मूव करते हैं उन्हें मूव करना पड़ता है थ्रू आउट द बॉडी। उनको ब्लड के साथ सर्कुलेट करते हैं लोग एंड दे मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। तो उनको मूव करने के लिए आपका यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो याद रखना, इवन सेल की मोटिलिटी, मतलब अगर सेल भी जब मूव कर रहा होता है ना, वो करने के लिए आपको माइक्रोफिलामेंट की जरूरत पड़ती है। सबसे बढ़िया एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे मैक्रोफेजेस का। मैक्रोफेज का काम याद रखना, मैं आपको मैंने पहले भी बताया था, ये आपके वो इम्यून सेल्स हैं जो सेल में आपके बॉडी में घूमेंगे, और अगर इनके सामने कोई ऐसी चीज आती है जो सेल को जो अंदर की नहीं है, बाहर की है, वो कोई प्रोटीन हो सकता है, कोई पैथोजन हो सकता है, तो उसको वो खा लेंगे, उसको सिंपली पकड़ के खा लेंगे। ये काम होता है मैक्रोफेजेस का। अगर इनका ये काम है तो आप इतना समझ लो कि इनका ये भी काम होगा कि इनको हमेशा घूमना पड़ता होगा इधर से उधर। तो वो करने के लिए आपके माइक्रोफिलामेंट यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया माइक्रोफिलामेंट, इसके लिए हमने हमारा देख लिया माइक्रोट्यूब्यूल। तो यहाँ पे भी आपको इतना ही याद रखना है और कुछ आपको याद नहीं रखना, राइट। अब कौन सा हमारा बाकी रहा यहाँ पे? कौन सा हमारा यहाँ पे रह गया? फिर ये दो बार फिर कौन सा रह गया? Intermediate filament. हाँ जी, हमारा जो रहेगा इंटरमीडिएट फिलामेंट, राइट। इसका डायमीटर है अराउंड 10 नैनोमीटर। आपको यहाँ पे डायमीटर आपको मिल जाता है इसका, राइट। अब इसमें कोई एक टाइप का प्रोटीन आपको नहीं मिलेगा, आपको कई सारे टाइप्स के यहाँ पे प्रोटीन मिल सकते हैं। यू डोंट गेट टू सी ओनली वन काइंड ऑफ प्रोटीन। आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रोटीन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। सो क्या मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोटीन यू कैन गेट टू सी इन द। तो यहाँ पे आपको नाम याद नहीं रखना। द गुड थिंग इज आपको यहाँ पे प्रोटीन का नाम याद रखना, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग टाइप के आपको मिल जाते हैं। फंक्शन यहाँ पे क्या है इसका? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड मेंटेन द शेप। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और यहाँ पे शेप मेंटेन करेगा, ये इसका काम होता है। अब देखो होगा क्या ना आपके साथ। सो दैट्स इट, दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू नो।
इतना ही आपको याद रखना है इन द इंटरमीडिएट फिलामेंट के अंदर, कि आपका ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और आपका यहाँ वो शेप भी यहाँ पे आपको मेंटेन करने में आपको यहाँ पे हेल्प करता है। अब एक चीज याद रखना कि नीट में क्या होगा, नीट में वो लोग क्या पूछेंगे, दे कैन आस्क यू द रोल्स ऑफ साइटोस्केलेटन, रोल्स ऑफ साइटोस्केलेटन ऐसे पूछ सकते हैं। सिंगल सिंगल निकाल के शायद वो ना पूछे आपको, सिंगल सिंगल निकाल के आपको शायद वो लोग ना पूछे, उसके चांसेस काफी अनलाइकली है, राइट, बट आपको मालूम होना जरूरी है। बट अगर वो रोल्स पूछते हैं ना कलेक्टिवली सबका, लाइक कलेक्टिवली साइटोस्केलेटन का, तो आप बोल सकते हो। एक तो आपका होगा मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल, और क्या बोल सकते हो आप, लोकोमोशन, लोकोमोशन, बिल्कुल सही, लोकोमोशन, और आई कैन राइट मोटिलिटी, और क्या बोल सकते हो आप, मैकेनिकल हाँ जी मैकेनिकल सपोर्ट सुनाई दे गया मुझे, और कुछ, Shape of the cell. फ्लैजिला, हाँ वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। वो फ्लैजिला वाली बात में याद रखना, वो लेकिन वो सिर्फ माइक्रोट्यूब्यूल्स के लिए, ठीक है। तो फ्लैजिला की जब बात करते हो ना, या फ्लैजिला एंड सीलिया, तो याद रखना दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी ओनली ट्रू फॉर योर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको मिलेंगे फ्लैजिला और सीलिया के अंदर, ठीक है। सो ये, तो अगर आप ये तीन चीजें, these three things are going to be enough for you: shape of the cell, locomotion and motility of the cell, and mechanical support. That's enough for you for your role of cytoskeleton. तो यहाँ पे तीन चीजें आ रही है। अगर पीछे से हम लोग देखें, इंटरमीडिएट फिलामेंट आपका हो गया माइक्रोफिलामेंट, और फिर आपका हो जाता है यहाँ पे आपका माइक्रोट्यूब्यूल। सो दीज आर थ्री थिंग्स यू गेट टू सी इन द साइटोस्केलेटन। और साइटोस्केलेटन का काम क्या होता है वो अब आपको मालूम रहना चाहिए, एंड दे आर वेरी एसेंशियल, राइट। अगर ये सही से काम ना करे देन अगेन दिक्कत आ सकती है, सारा ट्रांसपोर्टेशन आपका बंद हो जाएगा, सेल आपको मूव नहीं कर पाएगा। सो अगेन दैट वुड बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द सेल। क्या साइटोस्केलेटन यहाँ पे सबको क्लियर है क्या? Yes. Yes. कोई पार्ट है जो आपको रिपीट करना है? ये आपका कुछ क्वेश्चन है सर, नीट का एग्जाम रिटर्न होता है ना? यस रिटर्न होता है, मतलब OMR पे आता है। यस, दे आर नॉट रनिंग इट ऑन अ कंप्यूटर राइट नाउ, इट इज गोइंग टू बी लाइक पेन एंड पेपर। यस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया साइटोस्केलेटन खत्म, इतना ही आपको याद रखना था, और इतना आपको यहाँ पे लाइक दिस आर द थिंग्स यू हैव टू नो अबाउट द साइटोस्केलेटन। नाउ वी हैव टू मूव ऑन टू समथिंग एल्स। अब हम लोग यहाँ से मूव करेंगे टुवर्ड्स अवर सीलिया। अब यहाँ पे हम लोग जंप करेंगे टुवर्ड्स योर सीलिया, जो इसके अंदर मिलेगा मुझे, राइट। सो लेट्स जंप ऑन टू योर सीलिया एंड फ्लैजिला वाला पार्ट। ऑलराइट, सो दिस आई होप सबको यहाँ पे पिक्चर दिख रही है। आई होप पिक्चर हो गया, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, विल डिस्कस समथिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ योर सीलिया एंड फ्लैजिला। तो एक तो चीज आप जानते हो कि यार इनका कलेक्टिवली आपने देखा होगा कि इसका रोल होता है इन योर लोकोमोशन। आई कैन से दैट दे हैव अ रोल टू प्लेड इन योर लोकोमोशन, ठीक है। इतना आप लोग जानते हैं कि सीलिया फ्लैजिला आपको हेल्प करता है लोकोमोशन के लिए। हम पहले बात करते हैं सीलिया की, राइट। सीलिया के पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं सीलिया की बात करूं तो सीलिया आपको मिल जाएगा कई सारे प्रोटोजोन के अंदर फॉर लोकोमोशन। तो कई सारे प्रोटोजोन यूज करते हैं सीलिया को, प्रोटोजोन फॉर द लोकोमोशन पर्पसेस के लिए। पानी में इधर से उधर अगर जाना हो तो उसे यूज करने के लिए, लाइक उसे अगर ट्रैवल करना हो तो वो यहाँ पे सीलिया यूज करेगा, दे आर गोइंग टू यूज सीलिया फॉर दैट मूवमेंट, राइट। अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, ह्यूमन बॉडी में अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सीलिया जो होता है वो लोकोमोशन के लिए हेल्प नहीं करता, वो किसी और चीज के लिए हेल्प करता है। आई विल गिव यू द एग्जांपल। सीलिया कैन बी सीन इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी सीलिया आपको मिल जाएगा इन योर रेस्पिरेटरी, एक आपका होता है यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकता है सीलिया। उसके अलावा आपको सीलिया मिल सकता है देखने के लिए इन योर फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको इवन सीलिया मिल सकता है देखने के लिए इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी आपको देखने के लिए आपको मिल सकता है। इवन इन सर्टेन पार्ट डाइजेस्टिव यू कैन गेट टू सी दैट। आपको ये दो याद रखना है, फेलोपियन ट्यूब एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपको सीलिया यहाँ पे मिलता है। क्या कोई मुझे बताना चाहेगा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर सीलिया का काम क्या होता होगा? सर डस्ट पार्टिकल को, सही करो आप, राइट। म्यूकस को पुश करना टुवर्ड्स द फेरिंग्स। तो मैं देखो यहाँ पे समझाता हूँ यहाँ पे होता क्या है। आपका सीलिया लगा हुआ होता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर,
ठीक है, आपके ट्राइकिया के अंदर आपका सीलिया वहां पे लगा हुआ है, वहां पे सिलेटेड सेल्स आपको मिल जाते हैं। अब इनका काम क्या होता है ना, जो अंदर जो म्यूकस होता है ना आपके ट्राइकिया के अंदर, उसको पुश करता है टुवर्ड्स द माउथ, उसको पुश करता है टुवर्ड्स द माउथ, एंड देन वहां से यू यूजुअली स्वैलो दैट थिंग, जो भी आपका म्यूकस है उसे आप स्वैलो कर लेते हो, एंड दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट जीआई ट्रैक्ट। तो हमेशा सीलिया क्या करेगा, उसका काम ये है कि उसके आसपास जो फ्लूइड है उसे वो पुश कर रहा है, उसे वो पुश कर रहा है, एंड यहाँ पे आपका ट्रैक्ट के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर वो पुश कर रहा है टुवर्ड्स द माउथ पार्ट। अब ये करता वो इसलिए है क्योंकि देखो क्या होता है, एयर के साथ साथ कई बार आपके पैथोजेंस आ जाते हैं या कई बार आपके फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं, वो फॉरेन पार्टिकल्स आपके ट्रैप हो जाते हैं इन द म्यूकस, वो फॉरेन पार्टिकल्स आपके लंग्स तक नहीं पहुंचेंगे, वो ट्रैप हो जाएंगे आपके म्यूकस के अंदर, और उसके बाद आपका सीलिया उसे पुश करेगा ना म्यूकस को, तो म्यूकस आएगा आपके माउथ तक, और माउथ से फिर जाएगा वो पेट के अंदर। पेट में आ गया फिर दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आपका स्टमक के अंदर जो आपका एसिड होता है वो सबको संभाल लेता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सीलिया करेगा। तो क्या आपको यहाँ पे सीलिया का रोल यहाँ पे पता चल रहा है? इस सीलिया का रोल यहाँ पे, Yes, sir. Yes, sir. डू यू वांट टू रिपीट दैट अगेन? Yes, sir. No, sir. पक्का? ठीक है, so that's what your cilia does. याद रखना, it is going to push the mucus towards the mouth and then वहां से फिर आप उसे swallow कर लेते हो। That's what cilia is known for, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है कि people who are smokers, people who are chain smokers, जो like ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनका सीलिया हो जाता है immobilized, उनका सीलिया हो जाता है वहां पे immobilized, एंड उसके वजह से जो उनका जो म्यूकस है वो मूव नहीं कर पाता ऊपर के साइड पे। ये चीज याद रखना कि उनका सीलिया जो होगा वहां पे वो काम करना बंद कर देगा, और इसलिए आपका जो म्यूकस है वहां पे आपका ऊपर मूव नहीं कर पाता। इसलिए कभी नोटिस करना, जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं वो काफी खांसते हैं, और वो खांसी इसलिए आती है क्योंकि आपको उस म्यूकस को आगे पुश करना है। ठीक है, आप म्यूकस को पुश करना होता है, एंड दैट्स व्हाई दे लाइक हैव दिस कॉफिंग ऑल द टाइम, क्योंकि म्यूकस वहां पे आने लगता है, जमने लगता है। सो दैट्स व्हाट दे डू, दैट्स व्हाट दे हैव टू डू, क्योंकि उनकी सीलिया वहां पे बिल्कुल हो चुके होते हैं, वहां पे आपके इमोबिलाइज। सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू समवॉट यू हैव टू रिलेट टू। ठीक है, ऑलराइट। नाउ यहाँ पे है आपका फेलोपियन ट्यूब। अब मैं देखो मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, फेलोपियन ट्यूब का रोल क्या होता है आप बताओगे, लेकिन आई वांट रॉन्ग आंसर्स। तो क्या आप यहाँ पे रॉन्ग आंसर मुझे दे सकते हो? अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि बताओ फेलोपियन ट्यूब के अंदर आपका जो सीलिया होता है उसका रोल, बट आई वांट सम रॉन्ग आंसर्स, तो आप क्या रॉन्ग आंसर्स यहाँ पे दे सकते हो? अरे रॉन्ग आंसर, यू कैन से एनीथिंग एक्चुअली ओवर हियर। फेलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया का रोल क्या है मैंने पूछा आपसे, एंड आई एम टेलिंग यू टू गिव मी सम फ्यू रॉन्ग आंसर्स। सो व्हाट कैन बी द रॉन्ग आंसर्स ओवर हियर? क्या बेटा तुम लोग सही आंसर नहीं देते, रॉन्ग आंसर तो दो कम से कम। ऑल आर लाइक शॉक, ऑल आर लाइक कि ये तो करिकुलम में है नहीं। और लाइक ट्राई गिविंग राइट आंसर्स नाउ। ठीक है, चलो रॉन्ग आंसर नहीं दे रहे तुम, ट्राई गिविंग राइट आंसर्स। क्या काम हो सकता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया का? हाँ जी, एनी रोल, एनी रोल। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल फेलोपियन ट्यूब आपकी कहाँ पे आती है? वेरी गुड टू सी फेलोपियन ट्यूब। Sir, help to move Female. active sperm. हाँ जी, फेलोपियन ट्यूब आपको मिलेगी क्लोजर टू द ओवरी, क्लोजर टू द ओवरी, राइट। और इसका काम क्या होता है? Sir, help to move to the sperm. Right. It actually Sir, pushes the egg. question. It pushes the egg. Egg मतलब आपका जो उस साइड आपका होता है ना फीमेल एग, राइट, जिसे हम उस साइड भी कहते हैं, या जिसे आप इवन कह सकते हो एज अ फीमेल एग, उसको वो पुश करता है टुवर्ड्स योर यूट्रस, राइट। सो फीमेल एग को पुश करेगा, फीमेल एग या जो आप कहते हो जिसे उस साइड, उसको वो पुश करता है, राइट। अब जब मैंने आपको बोला कि गिव मी रॉन्ग आंसर, तो आप कुछ भी बोल सकते थे। यू कुड हैव सेड कि इट प्लेज अ रोल इन डाइजेशन, it plays a role to memorize words, it plays a role in catching like starch food going through esophagus, कुछ भी बोल सकते थे तुम लोग, but you were like shell shocked, you were like ये तो हमें आता ही नहीं है। ठीक है, so याद रखना fallopian tube is something which will be closer to the ovary, और इसका काम होता है एग को पुश करना towards the uterus, ये आपका पुश करेगा। तो याद रखना यहाँ पे भी जो सीलिया है, या यहाँ पे जो सीलिया है ना, वो ये काम करेगा। So I'll get to see cilia in the fallopian tube, and that is something it will do. It will push the egg towards your uterus. ये इसका वहां पे काम होता है। So ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये दो तीन चीज हमने यहाँ पे देखी। अब मुझे आप ये बताओ कि क्या मुझे फ्लैजेला मिल सकता है? Can I get to see flagella in the human body? क्या मुझे फ्लैजेला ह्यूमन बॉडी में मिल सकता है?
येस या नो में आंसर कर दो चैट के अंदर, प्लीज गिव मी आंसर इन चैट, येस या नो। क्या मुझे फ्लैजेला मिलेगा ह्यूमन बॉडी के अंदर? आई नीड आंसर इन चैट। फ्लैजेला ह्यूमन बॉडी में मिल सकता है या नहीं मिल सकता? यस यस नो यस और ओके यस। और ठीक है, जो लोग यस बोल रहे हैं तो कहाँ मिल सकता है? एनीवन कैन टेल मी कहाँ मिल सकता है? sperm, वेरी गुड, राइट। आपको मिल सकता है इन द ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म में आपको मिलेगा देखने के लिए आपका फ्लैजेला। सो योर फ्लैजेला इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन द स्पर्म। सो आपका जो फ्लैजेला होता है वो आपको मिलेगा इन द स्पर्म। सो अगर ये आपका स्पर्म है जो काफी थोड़ा सा अलग है, सो दैट स्पर्म इज गोइंग टू आल्सो गोइंग टू हैव अ फ्लैजेला। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि फ्लैजेला आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा आपको, लेकिन इन द ह्यूमन स्पर्म, दैट्स द ओनली प्लेस। उसके अलावा फ्लैजेला आपको जो मिल जाता है वो यू कैन गेट टू सी इन द अगेन सम ऑफ द प्रोटोजोन्स कैन हैव दैट, और आपके एल्गे में आपको कई बार देखने के लिए मिल सकता है। उसके अलावा यू डोंट गेट टू सी फ्लैजेला एनीवेयर एल्स। सो यस, इट इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन द ह्यूमन बॉडी। आपको ह्यूमन स्पर्म में आपको देखने के लिए आपको ये मिल जाएगा। नाउ लेट्स जंप ऑन टू सम ऑफ द पॉइंट्स। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, लेट्स ट्राई टू सी देम। फ्लैजेला आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन प्रोटोजोअन्स एंड एल्गे। ये आपको सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं इन प्रोटोजोअन्स के अंदर और एल्गे के अंदर। ठीक है, ह्यूमन सेल विद फ्लैजेला इज गोइंग टू बी अ स्पर्म। सो ये भी सिंपल है। फ्लैजेला आर गोइंग टू बी लार्जर देन सिलिया। याद रखना, फ्लैजेला काफी बड़े होते हैं सिलिया से। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। अब इसके आगे जो पॉइंट है, पॉइंट डी ई, वो करने के पहले हम ये पिक्चर को देखते हैं। अगर आप ये पिक्चर देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? यू कैन सी सम, यहाँ पे कुछ आपकी रिंग बनी हुई है। यहाँ पे आपकी ये सारी आपकी रिंग बनी हुई है। ये जो रिंग बनी हुई है आपकी यहाँ पे, दैट इज समथिंग गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर डबलेट ओवर हियर। इसको मैं कह सकता हूँ सिंपल टर्म में एज अ डबलेट, क्योंकि वहां पे दो है वो, क्योंकि वहां पे वो दो है। एंड आई कैन कॉल देम डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। आई कैन कॉल देम डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स के यहाँ पे दो डबलेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे देखने के लिए, राइट। सो आई कैन सी ओवरहेड डबलेट। ओवरहेड डबलेट मतलब यहाँ पे दो है, वो इसलिए दो रिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। और ये जो रिंग है ये बनी हुई है आपके माइक्रोट्यूब्यूल से। और ये जो तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये वो स्ट्रक्चर है जो तुम ऑब्जर्व करते हो जब तुम एक फ्लैजेला को कट करके ऑब्जर्व करोगे अंडर द माइक्रोस्कोप। तो अगर तुम एक फ्लैजेला निकालते हो, उसे आप सेक्शनिंग करते हो उसकी, और अगर उसे आप ऑब्जर्व करते हो अंडर द माइक्रोस्कोप, तो आपको ये स्ट्रक्चर देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल सकता है। यू कैन सी समथिंग लाइक अ डबलेट ओवर हियर। आपको ऐसे कई सारे डबलेट मिलेंगे, राइट। और ये डबलेट बने हुए होते हैं आपके माइक्रोट्यूब्यूल से। हमने अभी बात किया था 5 मिनट पहले कि आपका जो सीलिया और फ्लैजेला है उसके अंदर मुझे माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं, राइट। नाउ लेट्स सी हाउ मेनी डबलेट्स यू हैव। अगर इसे तुम काउंट करोगे तो तुम्हारे यहाँ पे कितने डबलेट यहाँ पे हो जाते हैं? सो यू गेट टू सी द टोटल नंबर इज गोइंग टू बी योर 9। अगर आप इन्हें काउंट करते हो यू गेट टू सी दैट विल बी 9 ओवर हियर। देखो 1 हो गया आपके यहाँ पे, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो 9 डबलेट मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। 9 डबलेट मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। और सेंटर में भी कुछ यहाँ पे दिख रहा है। सेंटर में भी मुझे यहाँ पे कुछ देखने के लिए मिल रहा है मुझे यहाँ पे। सो आई कैन सी 2 मोर डबलेट ओवर हियर, 2 मोर रिंग्स। डबलेट नहीं बोलेगा मुझे, और 2 रिंग मुझे यहाँ पे सेंटर में दिख रही है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा और मुझे 2 यहाँ पे दिख रही है इन द सेंटर। सो इन द सेंटर आई हैव 2 मोर रिंग्स ओवर हियर। और इसलिए ये जो आपका स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं 9+2 स्ट्रक्चर। इसलिए जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना यहाँ पे फ्लैजेला का, इसे हम बोलते हैं हम यहाँ पे हमारा 9+2 स्ट्रक्चर, जिसके अंदर 9 जो आपके यहाँ पे, ये 9 आपके हैं पेरीफेरी, मतलब कोने में। पेरीफेरी में जो आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स की डबलेट मिल रही है ये आपके 9, और सेंट्रल में बीच वाले एरिया में आपको मिल रहे हैं यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट रिंग आपको यहाँ पे दिख रही है। ये सब बने हुए हैं आपके माइक्रोट्यूब्यूल से। और माइक्रोट्यूब्यूल का मोनोमर क्या होता है? कौन होता है मोनोमर माइक्रोट्यूब्यूल का? ट्यूबुलिन बेटा, ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन इज गोइंग टू बी मोनोमर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ट्यूबुलिन आपका मोनोमर रहेगा ऑफ योर माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जो रहेगा आपका मोनोमर माइक्रोट्यूब्यूल्स का, या जिससे बना हुआ होता है आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स, दैट इज गोइंग टू बी योर ट्यूबुलिन। सो ये आपका ट्यूबुलिन हमेशा यहाँ पे रहेगा। क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. हाँ जी, ठीक है। यहाँ मैं आपको एक बार फिर यहाँ पे बताता हूँ। देखो यहाँ पे है क्या ना, सिंपल तरीके से इसे देखो। यहाँ पे एक बार फिर सब लोग आप यहाँ पे इसे आराम से समझ लो।
इमेजिन करो कि मैं आपको एक सेल देता हूं जिसमें फ्लैजेला लगा हुआ है। आप क्या करते हो, उस फ्लैजेला को निकालते हो और उसे ऑब्जर्व करते हो अंडर द माइक्रोस्कोप। उसे थोड़ा सा कट करके आप उसे ऑब्जर्व करते हो अंडर द माइक्रोस्कोप, तो आपको ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। तो जब आपको ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो आपको ये जो रिंग दिख रही है ना, आपको जो पूरे कोने में आपकी जो यहाँ पे जो रिंग लगी हुई है, 9 रिंग जो आपको लगी हुई है, वो 2 के अंदर है, 2 की पेयर में वो, राइट, मतलब एक पेयर है उसकी। तो 2 आपको यहाँ पे दिख रही है वो रिंग। इसको हम बोलते हैं बेटा माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट। इसको हम बोलते हैं रिया एंड एवरी वन ऑफ यू, महक एंड एवरी वन ऑफ यू, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट, राइट। ये आपको मिल जाएगी पेरिफेरी के अंदर, ये मिलेंगी आपको 9, ये आपको टोटल 9 मिल जाएंगी। फिर आप सेंटर में देखो, सेंटर में भी आपको 2 दिख रही है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो वो होती है आपकी 2 और एक्स्ट्रा आपको मिल जाती है सेंटर के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे जो अरेंजमेंट है इसे मैं बोलूंगा 9+2 वाला अरेंजमेंट। क्या अब ये आपको पता चल रहा है यहाँ पे? नाउ इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू ओवर हियर इज, अभी हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट हम लोग स्लोली देखते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो हमने देखी थी एंड 9 पेयर ऑफ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जो हमने वहां पे देखी थी। तो ये आपको देखने को मिलता है इन द फ्लैजिला के अंदर। 2 सेंट्रली आपको मिल रही है और आपको 9 मिल रही है आपके पेरिफेरल के अंदर, और इसका जो अरेंजमेंट है उसे हम बोलते हैं 9+2। सेंट्रल कोर इज नोन एज एक्सोनिम। सो सेंट्रल कोर जो आपका यहाँ पे होता है, जो सेंट्रल कोर वहां पे था, उसे हम बोलते हैं हमारा एक्सोनिम, उसे हम यहाँ पे बोलेंगे। एफ देखते हैं यहाँ पे, द सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एनक्लोज्ड बाय अ सेंट्रल शीथ एंड कनेक्टेड बाय अ ब्रिज। इसे हम देखते हैं एक बार फिर, ठीक है। सेंटर में आपको जो 2 यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, सेंटर में जो आपको यहाँ पे 2 माइक्रोट्यूब्यूल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, क्या ये दोनों कनेक्टेड है यहाँ पे? आर दिस 2 माइक्रोट्यूब्यूल कनेक्टेड ओवर हियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल कनेक्टेड है वहां पे बेटा, वो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है वो कनेक्शन है। सो दैट्स अ ब्रिज। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ अ ब्रिज। और ये जो आपको रेड कलर का जो आपको यहाँ पे पार्ट दिख रहा है ना, रेड कलर का जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल शीथ। Sheath. We call them as a central sheath and that is something you have to know, right? अब मैं क्या करूंगा ना, आपको एक और चीज यहाँ बताता हूँ। लेट मी जस्ट शो यू वन मोर पिक्चर ओवर हियर, ठीक है। ये पिक्चर थोड़ी सी और डिटेल में है, लेट्स सी दैट। अच्छा, आपने आपके वही सेम पिक्चर है 9+2 वाली, यहाँ पे अरेंजमेंट आपका यहाँ पे आपको मिलेगा 9+2 वाला अरेंजमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। आपको यहाँ पे ब्रिज आपको बीच में दिख रहा है, सेंट्रल शीट आपको यहाँ पे दिख रही है। याद रखना, ये जो सिंगल डबलेट है यहाँ पे, ये जो सिंगल डबलेट है, ये आपका कनेक्ट करता है टू द सेंट्रल शीट यूजिंग दिस एरिया। ये जो ग्रीन कलर का यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है आपका, इसके वजह से ये अपने आप को कनेक्ट कर पाता है विद द सेंट्रल शीट। ये चीज याद रखना आप, यहाँ पे आपका जो डबलेट है वो अपने आप को कनेक्ट करता है टू द सेंट्रल शीट यूजिंग समथिंग नोन एज माय रेडियल स्पूक। इसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे रेडियल स्पूक्स। सो रेडियल स्पूक्स क्या करते हैं बेटा, याद रखना, रेडियल स्पूक्स जो आपके यहाँ पे होंगे वो इन डबलेट्स को कनेक्ट करेंगे। हर एक डबलेट जो यहाँ पे होगा कनेक्ट होगा सेंट्रल शीट के साथ यूजिंग द रेडियल स्पूक। यहाँ पे रेडियल स्पूक है, यहाँ पे रेडियल स्पूक है, हर जगह हर 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 डबलेट के साथ होगा। तो ये याद रखना, दैट्स अ कनेक्शन बिटवीन द डबलेट एंड द सेंट्रल शीट। क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? Yes, sir. So radial spokes यूज करके I can actually find they can connect my central sheet to the doublet। ये याद रखना होगा सबको। That's one thing you have to know। अच्छा, इसके अलावा क्या 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 आपको दिख रहा है यहाँ पे कि मेरे सारे डबलेट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? All my doublet are connected together। Yes, sir. दिख रहा है आपको यहाँ पे? Yes, तो वो sir. जो कनेक्शन है ना बेटा यहाँ पे, उसे हम कहते हैं लिंकर प्रोटीन। ये जो पर्पल कलर जो आपको यहाँ पे कनेक्शन दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं हमारा लिंकर। इसको हमने बोलना है यहाँ पे हमारा लिंकर। तो याद रखना, लिंकर के थ्रू सारे डबलेट एक दूसरे के साथ वहां पे कनेक्टेड होंगे। ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी कनेक्टेड टू ईच अदर। और ये जितने भी डबलेट है वो सबके सब इंडिविजुअली कनेक्ट करेंगे अपने आप को सेंट्रल शीट के साथ यूजिंग द रेडियल स्पूक। अब मैं ये लेबलिंग पे इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई बार वो लोग क्वेश्चन लेबलिंग के ऊपर ही पूछते हैं। कई बार उन्होंने क्या करना है कि आपको उन्होंने पिक्चर दे देंगे वो लोग एंड देन दे विल आस्क यू टू गो फॉर अ राइट लेबलिंग। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू नो दिस लेबलिंग ऑल द टाइम। ठीक है, इसे देखते हैं। एफ वाला समझ आएगा तुम्हें। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एनक्लोज्ड इन द सेंट्रल शीथ कनेक्टेड बाय ब्रिजेस, दैट्स वन थिंग। जी में क्या लिखा हुआ है? द पेरिफेरल 9 pairs of microtubules, the peripheral 9 pairs of microtubules are connected to central sheath by radial spokes। radial spokes यूज करके आप उसे कनेक्ट करते हो टू द सेंट्रल शीथ के साथ। क्या ये वाले पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दीज पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
पक्का, ठीक है। सो दीज आर द ए से लेके जी तक वाले पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, और इवन आपको क्लियर होना चाहिए कि यार ये कहाँ पे क्या चीज आपके यहाँ पे हो रही है। यू हैव टू नो, हाँ जी बेटा बोलिए, यू हैव टू नो द लेबलिंग्स ओवर हियर वेरी क्लियरली। लेबलिंग्स अभी क्या है वो आपको मालूम होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। नाउ आप बोलिए बेटा बोलिए, ई पार्ट रिपीट करो। ई वाला पार्ट, हाँ। सेंट्रल कोर इज नोन एज माय एक्सोनिम। सेंट्रल कोर जो आपके यहाँ पे रहता है उसको हम यहाँ बोलेंगे हमारा एक्सोनिम। सो दैट पर्टिकुलर पार्ट, ये जो आपका पार्ट है यहाँ पे, द सेंट्रल पार्ट, द सेंट्रल पार्ट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर एक्सोनिम। तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा एक्सोनिम, हमारे यहाँ पे ये हो जाता है। सो दैट इज गोइंग टू बी द, सर ये ब्रीजिंग क्यों होती है? बोलो बेटा बोलिए, ब्रीजिंग का बताओ मेरे को। किसका? ब्रीजिंग। ब्रिज, ये ब्रिज क्या आप पूछ रहे हो? हाँ जी। हाँ, तो ब्रिज जो आपका यहाँ पे रहेगा ना बेटा, ये ब्रिज आप यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट करेगा, और ये कनेक्ट करने का रीजन यहाँ पे ये है, देखो एक चीज याद रखना, आपका जो फ्लैजेला होता है ये मूव करेगा हमेशा, चाहे वो किसी बैक्टीरिया के अंदर हो, चाहे किसी वो प्रोटोजोन के अंदर हो, चाहे वो किसी स्पर्म के अंदर हो, ये हमेशा मूव करेंगे। अब बात ये है कि ये जो फ्लैजेला है और इसके अंदर ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इनका बेसिकली काम क्या होगा, ये लोग एनर्जी यूज करेंगे, दे विल यूज द एनर्जी एंड दे विल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द फ्लैजेला, दे विल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला। और ये करने के लिए काफी जरूरी है कि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, ये सारे लोग एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्टेड रहे, बिकॉज अगर ये कनेक्टेड नहीं रहते देन आपका एक कोऑर्डिनेशन में मूवमेंट नहीं हो पाएगा। आपको रोल याद रखना है फ्लैजेला का हमेशा कि इसका काम होता है मूव करना। अगर ये मूव कर रहा है देन दैट मीन्स वन थिंग कि यहाँ पे आप एटीपी यूज करोगे मूव करने के लिए, एज खुद से तो मूव होना नहीं है उसने, इसको करने के लिए आपको एटीपी यूज करना पड़ेगा। और अगर इसको मूव करना है तो इसको कोऑर्डिनेशन में मूव करने के लिए ऑल दोस माइक्रोट्यूब्यूल्स हैव टू बी कनेक्टेड टू ईच अदर। तो जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे है आपके, सबके सब एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्टेड है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन फाइंड कोऑर्डिनेशन में आपको मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है। क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? सर ये आई थिंक व्हील लाइक स्ट्रक्चर होती है एज, हाँ ये आपकी दिस इज योर कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम इवन कहते हैं एज अ कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख जाता ही है इसका, यस। तो ये आपने यहाँ पे देख लिया, ये आपके कुछ पॉइंट्स आपने यहाँ पे देख लिया, और फिर आपके यहाँ पे आते हैं दो और पॉइंट्स, एक हम यहाँ पे देख लेते हैं। डबलेट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द लिंकर, ये आपने देखा यहाँ पे, लिंकर के थ्रू वहां पे एक दूसरे वो लोग कनेक्टेड है वहां पे, राइट। आई वाला पॉइंट हम करेंगे बाद में, क्योंकि हम यहाँ पे बात करें एक नए प्रोटीन की जिसका नाम है यहाँ पे डाइनिन, राइट। इसको याद रखना इजी है, विल डू दिस थिंग आई वाला पार्ट इन द नेक्स्ट पार्ट। मैं नहीं चाहता कि आप ये याद करने के चक्कर में बाकी चीजें भूलना चालू करो, लेकिन इतना पहले आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। तो आज की क्लास में अभी तक हमने क्या देखा है, वी हैव सीन द राइबोसोम्स, वी हैव सीन योर पर्टिकुलर साइटोस्केलेटन एंड वी हैव सीन सर्टेन पार्ट ऑफ योर माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या इतना आपको यहाँ पे क्लियर है सबको? अगर आप गिव मी अ क्विक गेस इन द चैट मुझे थोड़ा गेस कर दो, अगर इतना पार्ट आपको यहाँ पे क्लियर है तो गिव मी अ क्विक गेस इन द चैट, अगर इतना वाला सीन अगर आपको यहाँ तक समझ आ रहा है तो। थैंक यू एवरीवन। और अगर पता नहीं भी चला ना बेटा, इवन देन जस्ट लेट मी नो सो दैट वी कैन डू समथिंग अबाउट दिस। एंड देयर यू गो, ऑलराइट, ठीक है, ओके। सो अगर कोई क्वेश्चन तो प्लीज बता दो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस राइट नाउ ओवर हियर इन टर्म्स ऑफ दिस, कोई क्वेश्चन तो बताइए आप अपने क्वेश्चंस। हाँ जी बेटा बोलिए।